एजेंट तंजिया अंदाज में कहने लगा, तुम बम रख कर पुल उड़ा सकते हो, मगर तुम सरहद पार करने के फन से ना वाकिफ हो। ये एक दूसरी दुनिया है जहां कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। जब दूसरी तरफ से अपने आदमियों का सिग्नल आएगा तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। एजेंट टॉर्च हाथ में लेकर झाड़ियों की ओट में छुप कर बैठ गया। तकरीबकार भी शहरियों के लिबास में उसके करीब ही बैठे थे। सबकी नजरें सरहद की दूसरी तरफ लगी हुई थी। एजेंट को एक खास सिग्नल का इंतजार था। उसने पहले ही से पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को इत्तला कर रखी थी कि रात के इतने बजे वो दुश्मन के 6 तकरीबकारों को लेकर सरहद पर आएगा। जो ही घड़ी की सुई एक खास हिंसे पर पहुंची, पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के कैप्टन ने टॉर्च की रोशनी 2 बार बुझाई। एजेंट ने इस रोशनी को देखा तो तकरीबकारों के चीफ से मुखातिब हुआ, तैयार हो जाओ, हमारे आदमी आ गए हैं। सरहद का ये इलाका इस वक्त बिल्कुल खाली है। जितनी तेज भाग सकते हो मेरे पीछे भागो। हमारी खुफिया पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान में दुश्मन के भेजे हुए मुसल्लह तकरीबकारों का मुकम्मल खात्मा करने का तहिया किए हुए थी, और ये सब कुछ इसी मंसूबे के तहत हो रहा था। जवानों को हुक्म दे दिया गया था कि रात को भारतीय सरहद की तरफ से आने वालों पर गोली न चलाई जाए, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्हें जिंदा गिरफ्तार करना चाहती है। 7 आदमी भागते भागते दोनों सरहदों का दरमियानी इलाका पार कर गए। एजेंट आगे आगे था। पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होते ही एजेंट ने सबको रुक जाने का इशारा किया। सब जमीन पर बैठकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। एजेंट ने टॉर्च को एक बार फिर रोशन करके बुझा दिया। उसके साथ ही एक तूफान की तरह पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के मुसल्लह जवान चारों तरफ से निकले और उन्होंने सातों को अपनी स्टेन बिनों की जद में ले लिया। फोर्स कैप्टन की धाड़ सुनाई दी, तुम पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल हुए हो। खबरदार किसी ने जरा भी हरकत की तो उसे भून कर रख दिया जाएगा। पाकिस्तानी जवानों ने सबको जमीन पर औंधे मुंह लिटाकर तलाशी ली और थैलों से प्लास्टिक बम, पिस्तौल और दूसरा असलहा बरामद कर लिया। सबके हाथ पीछे बांध दिए गए और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें जीप के जरिए पीछे ले जाया गया, जबकि एजेंट को वापस सरहद की तरफ रवाना कर दिया गया। हम उसकी वापसी तक गार में ही दुबके रहे। उसकी आमद पर हमने एक जगह गड्ढा खोदकर चारों फौजियों की लाशों को दफन करके ऊपर पत्थर और दरख्तों की सूखी टहनियां बखेर दी और वापस गार में आ गए। एजेंट ने दुश्मनों के वायरलेस के जरिए दिल्ली CIA हेडक्वार्टर को तकरीबकारों के चीफ की हैसियत से इत्तला कर दी कि हम अपने आदमियों की मदद से सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं और बहुत जल्द अपनी तकरीबी कार्रवाइयों का आगाज कर देंगे। वायरलेस सेट को बंद करके खाकी थैले में डाल दिया गया। अलिया ने वायरलेस सेट उठा लिया। मैंने अपने एजेंट से पूछा कि हम अब कहाँ जाएंगे। वो बोला, फिक्र न करो, हमारे रहने का पूरा इंतजाम अलिया ने यहाँ कर दिया है। हम यहाँ इसके मेहमान बनकर रहेंगे मगर गुमनाम होंगे। मेरा मतलब है कि हम दिन के वक्त अपने ठिकाने से बाहर नहीं निकलेंगे, सिर्फ रात को पहाड़ियों में निकलकर चहलकदमी कर सकते हैं। सुबह होने ही वाली थी। मशरिक की तरफ ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर दिन की अव्वलीन नीली रोशनी की लकीर उभर रही थी। अलिया हमें वहां से 1 मील के फासले पर एक पहाड़ी गार में ले गया, जिसके बाहर एक छोटा सा पहाड़ी चश्मा बह रहा था। गार के मुंह तक जाने के लिए चश्मे के पत्थरों पर पांव रख कर जाना पड़ता था। गार का मुंह तो तंग था मगर अंदर से काफी कुशादा था। दीवारों में अंदर की तरफ से कई खो बने हुए थे। यहाँ अंधेरा था। गार के मुंह से आने वाली दिन की रोशनी बहुत कम अंदर तक पहुंच रही थी। गार तक आते आते दिन निकल आया था। अलिया ने मुझे कहा कि तुम्हें यहाँ सिवाय इसके कि तुम दिन के वक्त चश्मे के आगे न जाओगे और कोई तकलीफ ना होगी, और मैं समझता हूँ कि तुम पाकिस्तान की सलामती के लिए हर किस्म की तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे। मैंने कहा, अलिया भाई, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। एजेंट ने वायरलेस सेट को दीवार के एक शगाफ में अंदर की तरफ धकेल कर उसके ऊपर सूखी घास डालते हुए कहा, अलिया, इस नौजवान से तुम्हारा पूरा तारुफ अभी नहीं हुआ। ये एक तूफानी कमांडो है। जब मैं तुम्हें इसके कारनामों की दास्तानें सुनाऊंगा तो तुम दंग रह जाओगे। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। मैं अलिया के साथ जा रहा हूँ। मुझे यहाँ के हालात का भी जायजा लेना है। हो सकता है कि भारतीय हुकूमत ने यहाँ से मकामी तकरीबकारों को पाकिस्तान में दाखिल करने का भी कोई नापाक मंसूबा बना रखा हो। हमें उसे भी जान की बाजी लगाकर नाकाम बनाना होगा। अलिया तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आ जाएगा। तुम्हारे पास शॉटगन और पिस्तौल रखे जा रहा हूँ। मैं गार में बैठ गया। इस किस्म की मुशक्कतों का मैं आदी था। जब बैठे बैठे थक गया तो लेट गया। रात भर का जागा हुआ था। मुझे नींद आ गई और काफी देर तक सोया रहा। दोपहर के वक्त अलिया ने आकर मुझे जगाया। वो अपने साथ मेरे लिए केतली में चाय और पतीली में खिचड़ी लाया था। उसने मुझे बताया कि अभी तुम्हें 2-4 रोज इसी जगह रहना होगा। आसपास अगरचे कोई आबादी नहीं है। दूर एक टिब्बे के पीछे गुर्जरों का छोटा सा गांव है, मगर वो लोग अपनी गायें और भेड़ बकरियां चराने इधर नहीं आते। इसकी एक वजह यह भी है कि इस गार के बारे में आज से भी बातें मशहूर हैं। फिर भी तुम्हें यहाँ होशियार होकर रहना होगा। मैं भी गार के मुंह पर खुश्क टहनियां डाल दूंगा।
मैं खामोशी से उसकी बातें सुनते हुए खिचड़ी खाने में मगन था। खिचड़ी बड़ी मजेदार थी। जाने से पहले उसने कार का मुंह टहनियों से छुपा दिया। शाम तक मैं गार के अंदर ही रहा। मुझे अलिया की वो बात याद आ रही थी कि ये गार आसे भी है। क्या यहाँ कोई जिन भूत रहता है? क्योंकि एक बार मुझे सिथा ने बताया था कि हम हिंदू आवागौन को मानते हैं, इसलिए हम पर इसका असर है। मरने के बाद हमारी रूह अपने आमाल के मुताबिक किसी दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाती है। ये जिस्म इंसान का भी हो सकता है और किसी जानवर या कीड़े मकोड़े का भी। लेकिन किसी हिंदू औरत या मर्द की रूह गुनाहगार हो और उसने जिंदगी में किसी को बेगुनाह कत्ल किया हो तो उसकी रूह एक खास मुद्दत तक दुनिया में ही भटकती रहती है। और हमारे अकीदे के मुताबिक जिन एक अटल हकीकत है। मैं सिधा के बारे में सोचने लगा। उस सांपों वाली जंगली वहशी लड़की के बारे में सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो रात का अंधेरा गार में छा चुका था। मैं उठकर गार के मुंह तक गया। टहनी को एक तरफ करके गार से निकला। पत्थरों पर बैठकर चश्मे के बहते पानी से मुंह हाथ धोया, पानी पिया और वापस गार में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद अलिया मेरे लिए खाना और चाय लेकर आ गया। बोला, एजेंट ने पैगाम दिया है कि वो कल दोपहर को आएगा। मैं उसके साथ नहीं हूँगा, मुझे कुछ और इंतजाम करना है। थोड़ी देर बाद वो बर्तन लेकर वापस चला गया। मैं दीवार के उस शगाफ के सामने जमीन पर नींद दराज था। रात गहरी हो गई थी। गार के बाहर दरख्तों पर बोलते परिंदों की आवाजें एक एक करके खामोशी में डूबती चली गईं। मुझ पर भी हुनूद की तारी होने लगी। अचानक मुझे गार के बाहर आहट सुनाई दी। मैंने आंखें खोल दी और जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकालकर अपने हाथ में ले लिया। ये इंसानी कदमों की चाप थी। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। कोई टहनियों को हटा रहा था। मुझे दो इंसानी साए गार में दाखिल होते नजर आए। पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैं किसी भी वक्त बड़ी आसानी से उन दोनों को भून सकता था। अचानक मुझे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। मैं कुछ चौंका। इनमें एक औरत थी। अब मुझे औरत की सरगोशी सुनाई दी। वो सहमी हुई थी। शायद मर्द को बता रही थी कि ये जगह भारी है। मर्द ने सरगोशी में औरत को कुछ कहा। मुझे उनके अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे थे। वो दोनों मुझसे 6-7 कदमों के फासले पर गार की दीवार के साथ लगकर बैठ गए। वो आपस में बातें कम और प्यार मोहब्बत ज्यादा कर रहे थे। मैंने पिस्तौल वाला हाथ पीछे खींच लिया और उनके गार से वापस जाने का इंतजार करने लगा। ये बात मुझे मालूम थी कि अगर मेरी तरफ से कोई हरकत की आवाज पैदा हुई तो दोनों इसे गार का आसेब समझकर भाग जाएंगे। कोई आधा घंटा तक वो गार में रहे और फिर उठे और गार के मुंह की तरफ बढ़े। मैं अंधेरे में उनके साए देख रहा था। वो गार में जिस जगह से अंदर दाखिल हुए थे वहीं से बाहर निकल गए। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अपने खुफिया ठिकाने में पांव फैला दिए और फिर मैं सो गया। दूसरे दिन अलिया मेरे लिए चाय वगैरह लेकर आया तो मैंने उसे रात वाला वाकया बताने की जरूरत महसूस न की, क्योंकि उसका हमारे मिशन से कोई ताल्लुक नहीं था। अलिया ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें अपनी जगह दिखाऊंगा। खतरे के वक्त तुम वहां जाकर छुप सकते हो। मैंने अपने एजेंट के बारे में पूछा तो वो कहने लगा उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसने भी हिदायत की थी कि मैं तुम्हें अपना दूसरा ठिकाना दिखा दूं। तुम चाय पीकर बाहर आ जाना, मैं बाहर खड़ा हूँ। अलिया गार से निकल गया। मैं चाय खत्म करने के बाद बाहर जाने के लिए उठा तो मुझे जमीन पर कोई शय चमकती हुई नजर आई। झुककर देखा तो वो नीले नगीनों वाला कानों का बुंदा था। जम्मू में चांदी का ऐसा बुंदा लड़कियां आम तौर पर पहनती हैं। मैं समझ गया कि ये उसी लड़की का बुंदा है जो रात को वहां अपने महबूब के साथ आई थी। मैंने बुंदा उठाकर जेब में रख लिया और गार से निकल आया। अलिया ने जार के सुराख को सरकंडों से बंद कर दिया और मुझे साथ लेकर पहाड़ी रास्ते से अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। अलिया भी मेरी तरह देहाती किसानों के लिबास में था। एक खंजर और पिस्तौल उसने भी अपने कपड़ों में छुपा रखा था। घाटियों के दरमियान चलते हुए हम एक खुली जगह पर निकल आए। चंद कदम चलने के बाद एक पहाड़ी नाला आ गया। शफाफ पानी पत्थरों से टकराकर उछल रहा था। वो मुझे महफूज रास्ते से लिए जा रहा था। मैं रास्ते को जहन में बिठाए हुए चल रहा था। दोपहर तक हम इन दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर चलते रहे। एक जगह बैठकर हमने जवार की रोटी खाई जो अलिया पोटली में बांधकर अपने साथ लाया था। थोड़ी देर आराम किया और फिर हम आगे चल पड़े। मैं और अलिया छोटी सी वादी में दाखिल हो गए थे। पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ियों की तरह जवार और बाजरे के खेत हवा में लहरा रहे थे। यहाँ सेब और खुबानियों के बाग भी थे। अलिया इन बागों से बचकर चल रहा था। अब कहीं कहीं पहाड़ी मकान नजर आने लगे थे। ये सीधी छतों वाले मकान थे। अलिया एक घाटी में उतर गया। मैं उसके पीछे पीछे था। एक जगह वो रुक गया। मुझे एक लकड़ी के मकान का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। अलिया ने ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरी बेवा बहन का घर है। वो अपनी बेटी जैन के साथ अकेली रहती है।
हम उसे अपनी जमीन में से कुछ हिस्से का अनाज चावल वगैरह दे देते हैं। मेरी भांजी कल से अपनी फूफी के गांव गई हुई है, आज या कल वो आ जाएगी। दोनों माँ बेटी मेरी तरह कश्मीर की खुफिया जंगी आज़ादी की मुजाहिद खवातीन हैं। तुम्हारे बारे में मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन हमने उन्हें अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया। लकड़ी के देहाती मकान के अकब की चढ़ाई चढ़कर हम मकान के छोटे से सहन में आ गए। कोठड़ी का दरवाजा खुला था और अंदर से किसी औरत की मजबूत आवाज आई, कौन है बाहर? अलिया बोला, मैं हूँ जीनत बहन। जीनत कोठड़ी से बाहर निकल आई। वो 40-45 बरस की एक मजबूत काठ वाली कश्मीरी औरत थी जिसने लंबा फिरन पहन रखा था। कानों में चांदी की गोल बालियां थी, रंग सुर्खो सफेद था और सर पर नीला रुमाल इस तरह बांधा हुआ था कि बाल छुप गए थे। जीनत ने एक गहरी नजर मुझ पर डाल ली और अपने छोटे भाई अलिया की तरफ देखा। अलिया ने सर को अस्बात में हिलाते हुए कहा, हाँ जीनत आपा, यही वो परदेसी है। जीनत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मुझे कोठड़ी में बुला लिया। उसने फौरन हमारे लिए चाय तैयार की। अलिया ने कहा, जीनत आपा, इस नौजवान कमांडो के बारे में मुझे जो कुछ बताना था तुम्हें बता चुका हूँ। अभी ये एक दूसरी जगह अपने मिशन के लिए काम कर रहा है। अगर अपने मिशन के दौरान ये खतरे में घिर गया और वहां से निकल भागने में कामयाब भी हो गया तो ये सीधा तुम्हारे पास आएगा। तुम इसे फौरन छुपा देना। जीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह निगहबान हो अलिया, सब ठीक कर दूंगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अलिया ने पूछा कि जैन कब आ रही है। जीनत ने बताया कि वो कल शाम तक वापस आ जाएगी। अलिया कहने लगा, आपा अब जैन की शादी कर डालो, वो काफी जवान हो गई है, पुप्पा के बेटे से ही ब्याह दो। जीनत संजीदा हो गई। समावार में से चाय प्याली में डालते हुए बोली, मैं तो तैयार हूँ, मगर फुप्पा जहेज में मेरा ये मकान भी लिखवाना चाहते हैं। मैं ये मकान देकर बेघर नहीं होना चाहती। दोनों बहन भाई कुछ देर घरेलू मसाइल पर बातें करते रहे। शाम तक मैंने वहां आराम किया। जब शाम का अंधेरा वादी में चारों तरफ फैल गया तो अलिया मुझे लेकर वापस गार की तरफ चल पड़ा। कहने लगा, मैं अंधेरे में तुम्हें इसलिए लेकर चला हूँ कि तुम अंधेरे में भी इस रास्ते से वाकफियत हासिल कर लो। मुमकिन है कभी तुम्हें रात के वक्त भागकर यहाँ आना पड़ जाए। मैंने इस सारे पहाड़ी रास्ते को अच्छी तरह जहन नशीन कर लिया था। शाम के वक्त हम जीनत के घर से चले थे। रात आधी गुजर चुकी थी कि हम वापस गार में पहुंचे। अलिया थोड़ी देर बाद ये कहकर वापस चला गया कि सुबह आऊंगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बहन का घर तो यहाँ से काफी दूर है, फिर तुम मेरे लिए गर्म गर्म चाय और रोटी वगैरह कहाँ से लाते हो? अलिया बोला, तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए था। हम अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, इस किस्म के इंतजामात करने ही पड़ते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बता नहीं सकते। अब तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। अलिया चला गया। मैं दीवार के शगाफ में खुश्क टहनियों के पीछे घुसकर नीम दराज हो गया। रात गुजर गई और फिर अगला दिन भी गुजर गया। शाम के बाद जब वादी पर रात उतरी तो मुझे तशवीश होने लगी, क्योंकि अभी तक अलिया आया था और ना ही एजेंट। आज रात उन दोनों को आना था। कुछ और रात गुजर गई। फिर बाहर से परिंदे की मखसूस बोली सुनाई दी। अपना एजेंट आ गया था। मैं उठकर गार के सरकंडों तक गया। मैंने भी जवाब में परिंदे की बोली बोलकर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद सरकंडे एक तरफ हट गए। अलिया और एजेंट अंदर आ गए। एजेंट तेजी में था, सीधा वायरलेस सेट की तरफ गया। टहनियों की ओट से बाहर निकालकर उसे ऑपरेट करते हुए बोला, भारतीय तकरीबकारों की एक 6 रुकनी टीम मेरे कहने पर आज रात ड्रॉप होने वाली है। हमें उनको ठिकाने लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी सेट करके एजेंट ने कोड जबान में दिल्ली इंटेलिजेंस के किसी ऑफिसर से बातें शुरू कर दी। 15-20 सेकंड तक उनके दरमियान सिग्नल्स का तबादला होता रहा। फिर उसने वायरलेस सेट बंद कर दिया और जेब से रिवॉल्वर निकालकर उस पर साइलेंसर चढ़ाते हुए बोला, हम एक एक करके इन तमाम तरबियत याफ्ता भारतीय तकरीबकारों को जमीन में दफन कर देंगे। अलिया ने भी अपने पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ा लिया था। थैले में से शॉटगन निकालकर चेक कर ली गई। एजेंट कहने लगा, वक्त वही रात का 1 बजे का है। ठीक 1 बजे इंडियन एयरफोर्स का एक तैयारा आकर 6 तकरीबकारों को ड्रॉप कर जाएगा। उसने मेरी तरफ देखा, तुम पहले की तरह घात लगाकर बैठोगे और हमें कवर दोगे। खतरे के वक्त तुम फायर शुरू कर दोगे। अलिया इस बार मेरे साथ होगा। उसने हमें बताया कि इन लोगों का इरादा 15 रोज बाद तकरीबकार ड्रॉप करने का था, लेकिन एजेंट ने उन्हें बताया कि हंगामी हालात के तहत कुछ मजीद तकरीबकारों का आज रात ड्रॉप किया जाना बहुत जरूरी है। हम बातों के साथ साथ टॉर्च जलाकर घड़ी भी देख लेते। जब रात के ठीक 12 बजे तो अपना एजेंट हमें साथ लेकर गार से निकल आया। हम रात के अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से गुजरते पुराने खुफिया मकाम पर पहुंच गए। अलिया ने वायरलेस सेट कांधे पर उठा रखा था। पहली रात की तरह एक खास जगह पर वायरलेस सेट रख दिया गया। टॉर्च एजेंट ने अपनी जेब में डाल ली और मुझे हिदायत की कि मैं गार की जानिब पत्थरों में मोर्चा संभाल लूं। मैंने वैसा ही किया।
शॉटगन उठाई और थोड़ी दूर मैदान के किनारे पत्थरों के पीछे मोर्चा लगाकर बैठ गया। अलिया और एजेंट ड्रॉप स्पॉट पर ही बैठे रहीं। ठीक 1:15 आसमान पर हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। मैंने ट्रिगर पर उंगली जमा दी और आसमान की तरफ देखने लगा। सितारों भरे आसमान पर मुझे जहाज की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मुझे ड्रॉप स्पॉट की तरफ से अपने एजेंट की आवाज सुनाई देने लगी। वो वायरलेस पर जहाज के पायलट से बातें कर रहा था।